नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी मामले की चार्जशीट की, पीएम मोदी पर मेघालय के गवर्नर के तंज की, जानेंगे यूपी में कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, दिल्ली घेरने की तैयारी में क्यों हैं किसान, बात करेंगे त्रिपुरा की बीजेपी सरकार में पड़ी फूट की, गलवान पर चीन के कब्जे के दावे की, और बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना पैकेज पर हुए बड़े खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग, चुनावी राज्यों के मुख्य सचिव को चुनाव आयोग ने लिखा पत्र, टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के दिए निर्देश, टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर जताई चिंता। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने शुभेंदु की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को रखा बरकरार, हाईकोर्ट के आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। रोजगार देने में फेल हुई मोदी सरकार, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी की रिपोर्ट, दिसंबर में 7.9% पर पहुंची बेरोजगारी दर, शहरी क्षेत्र में 9.3% लोग बेरोजगार। साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 929 अंकों की तेजी के साथ 59,183 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 272 अंकों की तेजी के साथ 17,626 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी ने आज अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट में मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू को ही मुख्य आरोपी बताया है। ऐसे में गृह राज्य मंत्री भी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। तो क्या है एसआईटी की चार्जशीट में जिससे गृह राज्य मंत्री के साथ बीजेपी की भी बढ़ रही है परेशानी? देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी मामले में विपक्ष लगातार कह रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र दोषी है। बेकसूर किसानों की जान गंवाने के मामले में वो कसूरवार है। इस मामले में आशीष के साथ साथ सत्ता में बैठे उसके पिता अजय मिश्र के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ना तो योगी सरकार सख्त हो रही है, ना ही मोदी सरकार मंत्री के खिलाफ एक्शन ले रही है। केंद्र के इस रुख के बीच उत्तर प्रदेश एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 5000 पन्नों की चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बताया है। इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था। इससे पहले एसआईटी लोहे के बक्से में 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर लखनऊ कोर्ट पहुंची। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्र के एक अन्य रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप लगे हैं। आशीष मिश्रा की थार जीप के पहले चल रही थी। 2 गाड़ियों में से एक वीरेंद्र की स्कॉर्पियो थी। पहले शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो छिपाकर दूसरे की गाड़ी को बताया था। अपनी चार्जशीट में एसआईटी ने साफ साफ कह दिया है कि आशीष मिश्र ही आरोपी है। तो अब इस रिपोर्ट पर राजनीतिक पारा गरमाना तो तय है, क्योंकि इससे पहले जब जांच अधिकारी ने कहा था कि लखीमपुर में किसानों के खिलाफ साजिश रची गई थी, तब भी बवाल मचा था, और अब तो एसआईटी ने मान लिया है कि आशीष मिश्र ही मुख्य आरोपी है। इस पर विपक्ष का हल्ला बोल होना तय है। साथ ही अजय मिश्र टेनी को लेकर मोदी सरकार का घिरना भी तय है। तो अब देखना होगा कि एसआईटी की चार्जशीट के बाद सरकार झुकती है या नहीं। गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी, ऐसे में क्या गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मोदी सरकार क्यों गृह राज्य मंत्री के बचाव में खड़ी है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5000 पेज वाली चार्जशीट का सच पूरे देश ने वीडियो के रूप में देखा है, फिर भी मोदी सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है। भारत गवाह है और ये हकीकत भी है कि देश गवाह है हर उस घटना का जो किसान आंदोलन के दौरान घटी। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तो एक घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को ही घमंडी करार दे दिया। तो आखिर क्यों पीएम को घमंडी बता रहे हैं सत्यपाल मलिक? देखिए ये रिपोर्ट। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी को न केवल घमंड में बताया, बल्कि अमित शाह के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी की अक्ल लोगों ने मार रखी है। मलिक के इस बयान के बाद संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है। गौरतलब है कि हरियाणा के दादरी में लोगों को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने बताया कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा हमारे 500 लोग मारे गए तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे,
क्योंकि आप राजा जो बने हुए हो। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मलिक ने आगे कहा कि पीएम ने कहा अब आप अमित शाह से मिल लो, जिसके बाद मैं अमित शाह से मिला तो उन्होंने कहा कि सत्यपाल, मोदी जी की अक्ल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ जाएगा। सत्यपाल मलिक का ये बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मलिक ने एमएसपी पर कानून बनाने की जरूरत बताने के साथ ही ये भी कहा कि किसानों पर जो मामले दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाने चाहिए। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक इससे पहले भी कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर कई बार बयान दे चुके हैं। नवंबर में जयपुर में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि केंद्र को अंततः किसानों की मांगों को मानना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वो किसानों के मुद्दे पर बोलते हैं तो उन्हें कुछ हफ्ते के लिए आशंका होती है कि उन्हें दिल्ली से फोन आ सकता है। मलिक ने पीएम पर तंज कसा तो उनकी तारीफ भी की। दरअसल मलिक की नजरें यूपी विधानसभा चुनावों पर हैं। सिर्फ सत्यपाल मलिक ही नहीं, हर दल की नजरें यूपी पर टिकी हैं। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए, एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो योगी के खिलाफ ही बन जाएंगे उम्मीदवार। अगले कुछ दिनों में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के चलते यूपी की सियासत गरमाई हुई है। सपा और बीजेपी के बीच तुम डाल में पात वाली रणनीति चल रही है। इस बीच जैसे ही यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिए, वैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपना मन बदल लिया। अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश बीजेपी को कोई भी मौका नहीं देना चाहते। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, पूर्वांचल से या पश्चिमी यूपी से या फिर अवध से। सपा नेताओं का दावा है कि सपा बीजेपी के फैसले को देखते हुए निर्णय लेगी। योगी की सीट फाइनल होते ही अखिलेश यादव की सीट भी फाइनल हो जाएगी। पार्टी ने इसके लिए 4-5 सीटों पर संभावनाएं तलाश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अटकलें हैं कि अगर सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश लखनऊ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। गोरखपुर की किसी सीट से योगी के चुनाव लड़ने की सूरत में अखिलेश यादव भी अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर योगी मथुरा सीट से चुनाव लड़े तो अखिलेश मेरठ या अलीगढ़ का रुख कर सकते हैं। सपा की रणनीति से साफ है कि वो बीजेपी को कोई मौका नहीं देगी। बता दें कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि सीएम योगी कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में सपा ने पहले से ही उन सभी सीटों पर नजर गड़ा दी है जहां से योगी उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी की पूरी घेराबंदी की तैयारी है। जैसे ही बीजेपी योगी की उम्मीदवारी तय करेगी, सपा की ओर से भी अखिलेश का नाम तय हो जाएगा। यूपी में सपा बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है तो दिल्ली में किसान बीजेपी की परेशानी बने हुए हैं और किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसानों ने भी दिल्ली की सीमा छोड़ दी है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। सरकार का अगला वार उन भूमिहीन किसानों पर है जो पशु पालकर दूध बेचकर गुजर बसर करते हैं। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि हर वर्ष 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। चरखी दादरी में टिकैत निर्दलीय विधायक एवं फोगाट खाप 40 के प्रधान सोमवीर सागवान द्वारा आयोजित सर्व खाप महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने खाप को समाज का आईना बताते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने जब जब कहा, खापों ने मजबूती से साथ दिया। राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, अभी पूरी तरह मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन की बदौलत ही जमीन और गांव को बचाया जा सकता है। सरकार हर विभाग का निजीकरण करके बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा हर मुद्दे को लेकर गंभीर है और अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। किसानों के तेवर एक बार फिर मोदी सरकार को परेशानी में डालते दिख रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता भी उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। त्रिपुरा के सीएम अपनी ही पार्टी के विधायक पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो विधायक सीएम को जवाब दे रहे हैं। आखिर क्यों त्रिपुरा बीजेपी में छिड़ा है घमासान? देखिए ये रिपोर्ट। त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने
अपनी पार्टी के विधायक आशीष कुमार शाह को भूमाफिया करार दिया और कहा कि उन्हें जेल भेज देना चाहिए। इसके बाद शाह ने भी मुख्यमंत्री बिप्लब पर पलटवार किया। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम बिप्लब को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती तक दे डाली। दरअसल त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर लंबे वक्त से गुटबाजी चल रही है। मुख्यमंत्री बिप्लब देव के खिलाफ कई बार बीजेपी विधायक मोर्चा खोल चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बिप्लब कुमार देव ने बीजेपी विधायक आशीष कुमार शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें भूमाफिया तक कह डाला और ये भी कहा कि कानून अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम बिप्लब ने ये भी कहा कि अगर कोई राजनीतिक बल को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और भूमि अतिक्रमण के कामों को करता है तो उस पर मुकदमा भी चलेगा। इसके बाद बीजेपी विधायक आशीष कुमार शाह ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया। आशीष कुमार शाह ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच हो, अगर आरोप सही हैं तो कार्रवाई हो। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री बिप्लब देव का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अगरतला नगर निगम ने उज्जैनता पैलेस के सामने बनी इमारत के एक हिस्से को तोड़ दिया, जो पिछले 30 साल से शाह के कब्जे में था। अब देखना यह है कि त्रिपुरा में ये गुटबाजी और मुख्यमंत्री बिप्लब से विधायक शाह की नाराजगी राज्य में क्या गुल खिलाती है। आखिर बिप्लब देव अब तक चुप क्यों थे? उनकी चुप्पी पर सवाल तो उठेंगे ही। त्रिपुरा के सीएम ही नहीं, देश के पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल भी जमीन पर कब्जे को लेकर ही उठ रहे हैं। चीन भारत की जमीन पर कब्जे का दावा कर रहा है और पीएम मोदी चीन के दावों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और अब तो चीन ने उस जमीन पर कब्जे का दावा कर दिया है जिसे बचाने के लिए देश के 20 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा था। भारत और चीन के बीच 2 साल से तनाव बना हुआ है। 2019 में जब भारत में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया था तो उस मौके का फायदा उठाते हुए चीनी सेना ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ कर ली थी। दोनों देशों के जवानों के बीच गलवान वैली में झड़प भी हुई, जिसमें भारत को अपने 20 जवानों को खोना पड़ा। इस घटना के करीब 1.5 साल बाद अब चीन ने दावा किया कि गलवान वैली पर उसने फिर से कब्जा कर लिया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। ग्लोबल टाइम्स ने गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा झंडा फहराने की तारीफ करते हुए लिखा, गलवान घाटी में जहां लिखा था 1 इंच भी जमीन कभी मत छोड़ो। 1 जनवरी को पीएलए के जवानों ने चीनी जनता को संदेश दिया। ग्लोबल टाइम्स में जुत्रे शेन शिवेई ने लिखा, साल 2022 के पहले दिन गलवान घाटी पर चीन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये झंडा काफी खास है क्योंकि यही झंडा कभी थियानमान चौक पर फहराया गया था। इस वीडियो को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। विपक्ष जहां सरकार से चुप्पी तोड़ने की बात कर रहा है तो दूसरी ओर अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। कई रक्षा विशेषज्ञ भी इसे लेकर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि एलओसी पर कुछ तो गड़बड़ हुई, सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। और बुलेटिन के आखिर में कोरोना फंड को लेकर हुए बड़े खुलासे की। देश में कोरोना डरा रहा है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सामने आया बयान राज्य सरकारों की सुस्ती की पोल खोलने के लिए काफी है। 23,123 करोड़ रुपए के आपातकालीन कोविड पैकेज में से सिर्फ 17% का ही इस्तेमाल हो पाया है, जो कई सवाल खड़े करता है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ओमिक्रॉन के बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का ध्यान 23,123 करोड़ रुपए के आपातकालीन कोविड पैकेज की ओर दिलाया है, जिसमें से सिर्फ 17% से अधिक का ही इस्तेमाल हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए बीते साल अगस्त में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पैकेज को मंजूरी दी थी। मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ऐसे वक्त में की है जब देश में रविवार को कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस भी बढ़कर 1.45 लाख तक पहुंच गए। एक हफ्ते के पहले यानी 26 दिसंबर को ही भारत में कोरोना के सिर्फ 6,531 मामले दर्ज किए गए थे और एक्टिव केस भी सिर्फ 75,841 ही थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के कारण कोविड मामलों में तेजी हेल्थ सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। इसलिए उन्होंने राज्यों को तेज वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ने की सलाह दी, जिससे कि भारत को कोविड-19 के इस कहर से बचाया जा सके। पिछले साल अगस्त में केंद्रीय कैबिनेट ने 23,123 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को मिलाकर 23,056 आईसीयू बेड का इंतजाम करना था। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कोविड का चाहे कोई भी वेरिएंट हो, तैयारी और सुरक्षा के उपाय समान हो। उन्होंने राज्यों से जमीनी स्तर पर काम करने और निगरानी और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी टीमों को फिर से सक्रिय करने का आग्रह किया। सोमवार से देश में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो चुका है। बच्चों में वैक्सीनेशन ड्राइव कोविड को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस वक्त कोरोना देश को डरा रहा है। ऐसे में कोविड को लेकर इमरजेंसी पैकेज का पूरा इस्तेमाल न होना कई सवाल खड़े करता है। क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बढ़ते कोरोना मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहती है? क्या वाकई राज्य सरकारों ने राहत पैकेज को लेकर उदासीनता दिखाई है? वजह कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल देश एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।